Yes. Any doubt with respect to the yesterday's class? Geeta, Lovepreet, Satyakam, Pooja? Yes, no, I suppose, fine. Yes, पूजा जी आप कुछ कह रही हैं? एक्चुअली मैं क्लास आज ही ले रही हूँ। अच्छा, फाइन फाइन, नो वरीज। चलिए तो फिर हम क्लास शुरू करते हैं। क्या मेरी स्क्रीन सभी को विजिबल है? क्या मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है सभी को? यस मैम। चलिए, सबसे पहला केस हमको देखने को मिलता है जब हम कॉपीराइट को डिस्कस कर रहे थे कल, दैट इज जी टेलीफिल्म्स वर्सेस सनडायल कम्युनिकेशन। हुआ क्या था, एक व्यक्ति थे जिनका नाम मान लेते हैं ए है। अब ए ने क्या किया, कुछ कॉन्सेप्ट नोट्स बनाए, ठीक है, टेलीविजन फिल्म के लिए, जिसमें कुछ कैरेक्टर्स थे, कुछ प्लॉट था, कुछ स्केचेस थे, ये कंपाइल्ड नोट्स बनाए। इशू क्या था, क्या जो ये नोट्स ए के द्वारा प्रिपेयर किए गए हैं उसमें एक कॉपीराइट करवा सकता है? तो कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि सिंस उसने जो ये नोट्स बनाए, बेचारे ने टाइम लगाया, अपनी स्किल यूज़ की, अपना लेबर यूज़ किया, तो इन सच सिचुएशन ए के पास राइट है इसको कॉपीराइट कराने का। फाइन। नेक्स्ट केस हमको देखने को मिलता है, दैट इज मैकमिलान एंड कंपनी वर्सेस केजे कूपर। हुआ क्या था, सुन लीजिए। प्लेंटिफ ने, ठीक है, एक बुक तैयार की, उसमें कुछ सेलेक्टेड पैसेजेस पर्टिकुलर किसी और बुक के एड ऑन कर दिए। फाइन। अब जो ओरिजिनल वर्क था ना, उसमें लगभग 40,000 वर्ड्स थे, ठीक है, 40,000 वर्ड्स थे, और डिफेंडेंट ने जो कॉपी किया था उसमें 20,000 वर्ड्स थे, मतलब 27,000 के आसपास वर्ड थे। अब क्वेश्चन ये है कि जो डिफेंडेंट ने जो काम तैयार किया है ना, क्या उससे प्लेंटिफ के काम का इन्फ्रिंजमेंट हुआ, हाँ या ना? यस यस और नो? क्या प्लेंटिफ ने, डिफेंडेंट ने जो वर्क तैयार किया है ना, जो कॉपीड मटेरियल, क्या उससे उसका कॉपीराइट इन्फ्रिंज हुआ है? यस। तो यहाँ पे हेल्प किया गया था कि भाई आपने जो ये प्लस माइनस करके जोड़ तोड़ के जो भी सामान बनाया है वो कॉपीराइट वर्क का इन्फ्रिंजमेंट है, तो कोर्ट ने इसको हेल्प किया। दूसरा, जब हम ड्रामेटिक्स वर्क की बात करते हैं तो एक चीज़ ध्यान रखिए, कॉपीराइट में ना आर्टिस्टिक वर्क आता है, लिटरेरी वर्क आता है, ड्रामेटिक वर्क आता है, सब आता है, लेकिन दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। आप कोई डांस परफॉर्मेंस को ना लिटरेरी वर्क में नहीं डालोगे, डांस परफॉर्मेंस लिटरेरी वर्क नहीं है। डांस परफॉर्मेंस जो है, आपके थिएटर्स हैं, आपके प्लेस हैं, ये ड्रामेटिक वर्क में आते हैं। तो इस केस में अकेडमी ऑफ जनरल एजुकेशन मणिपाल वर्सेस माल्या के केस में क्या हुआ था, कोर्ट ने क्लियर डिफरेंस बताया किसके बीच में, लिटरेरी वर्क और ड्रामेटिक वर्क के बीच में। जो डिफरेंस है ना, उस पर कोर्ट ने क्या फोकस किया कि लिटरेरी वर्क्स अलाउ इटसेल्फ टू बी रीड। भाई जो लिटरेरी चीज़ें होती हैं ना, उनको आप पढ़ते हो। ड्रामेटिक वर्क को ना आप परफॉर्मेंस में परफॉर्म करते हो, प्ले को परफॉर्म किया जाता है, डांस को परफॉर्म किया जाता है, तो दोनों में डिफरेंस है। इसलिए डांस परफॉर्मेंस आपका लिटरेरी वर्क में नहीं आता है, डांस परफॉर्मेंस आपका कॉपीराइट के अंदर कवर्ड है, बट वो ड्रामेटिक वर्क के अंदर कवर होगा। फाइन। Then comes your next case law that talks about creation records versus new group newspaper. इसमें क्या हुआ, एक फोटोग्राफ, समझिएगा, एक फोटोग्राफ है, कोई भी पेड़ की है मान लीजिए, अगर इसमें कोई मोशन नहीं है ना, ये सिंपल प्लेन फोटोग्राफ है, इसमें कोई मूवमेंट नहीं है, कोई एक्शन नहीं है, तो उसको ड्रामेटिक वर्क नहीं कहेंगे। फाइन। कॉपीराइट ऑफ ड्रामेटिक वर्क एडेप्टेशन ऑफ ड्रामेटिक वर्क के फॉर्म में हो सकता है। इसका मतलब एडेप्टेशन वर्क मीन्स द मॉडिफिकेशन ऑफ द वर्क इन सम अदर फॉर्म, है ना। अब इस फोटोग्राफ के ऊपर अगर ये मूवमेंट कर रही होती ना, इट वोंट बी कम अंडर दैट सिंपल, आप इसको ड्रामेटिक वर्क में काउंट कर लेते हैं अगर इसमें कोई मूवमेंट होता, कोई एक्शन होता, इससे हम कुछ क्रिएट कर पाते। फाइन। तो ये डिफरेंस आपको इन केस लॉज में देखने को मिलता है। एक बहुत लैंडमार्क जजमेंट है, आपने सुना होगा, आरजी आनंद वर्सेस डीलक्स फिल्म। ये केस कई बार पूछा जाता है। जो यहाँ प्लेंटिफ था वो प्रोड्यूसर था ऑफ अ प्ले हम हिंदुस्तानी करके, ठीक है। प्लेंटिफ ने ट्राई किया कि भाई इसको फिल्म करके अपन जो है पूरा तैयार करते हैं। उसने डिफेंडेंट से डिस्कस किया होगा, डिफेंडेंट ने प्लेंटिफ को बिना बताए एक पिक्चर बना दी, उसका नाम था न्यू दिल्ली, ठीक है। अब वो ये कह रहा है कि भाई आपकी जो ये पिक्चर है वो मेरे इस पूरे हम हिंदुस्तानी वाले प्ले पे बेस है। इशू क्या कहा था कि भाई न्यू दिल्ली जो पिक्चर है, जो फिल्म है, क्या वो प्लेंटिफ के कॉपीराइट को वायलेट कर रही है क्योंकि उसका प्ले था हम हिंदुस्तानी।
तो हेल्ड क्या हुआ था, हमको ज़रूर लग रहा होगा कि हाँ वायलेशन है, एक्चुअली नहीं है, क्योंकि जो स्टोरी थी ना वो डिफरेंट थी, सिर्फ थीम उसमें से ली गई थी, जो प्ले था उसकी थीम ली गई थी, रेस्ट स्टोरी पूरी डिफरेंट थी, हेंस नो इन्फ्रिंजमेंट। क्या मेरी बात क्लियर हुई, हाँ या ना? यस और नो स्टूडेंट्स? केसेस समझ में आए आपको, हाँ या ना? यस मैम। ये जो केसेस है अपने साथ साथ लिखते चलिए, वाइल यू गाइज विल रिवाइजिंग ना, ये आपको हेल्प करेंगे। अब स्टार्ट करते हैं हम हमारे आईपीआर के नेक्स्ट टॉपिक के, जिसे हम कहते हैं लॉ ऑफ पेटेंट। पेटेंट क्या होता है, कोई बताना चाहेगा? व्हाट इज पेटेंट? कहीं सुना हो? यस, सत्यकाम, गीता, पूजा, ट्राई कीजिए, कहीं आपने सुना हो पेटेंट का, है ना? हल्दी को लेके लड़ाई हुई थी बहुत, टर्मरिक को लेके पेटेंट की बहुत फाइट हुई है इंडिया और यूएस की। चलिए, नहीं सुना हो तो सुन लीजिए। पेटेंट जो है ना, इट इज़ गिवन फॉर द ग्रांट ऑफ एन इन्वेंशन। आप जब इन्वेंटर कुछ क्रिएट करता है ना, कुछ इन्वेंट करता है, उसके फुल डिस्क्लोजर पे, उस इंफॉर्मेशन के फुल डिस्क्लोजर पे पेटेंट ग्रांट किया जाता है। बात समझ में आई, है ना? पेटेंट एक ऐसा राइट है ना जो एप्लीकेंट को ना उस पर्टिकुलर चीज़ को यूज़ करने का राइट देता है, उसको सेल करने का राइट देता है, ठीक है? कोई और उसको मैन्युफैक्चर नहीं कर सकता उस प्रोडक्ट को, ठीक है? और अगर आप करते हो तो यू हैव टू टेक द परमिशन, और साथ साथ में आपको रॉयल्टी भी देनी पड़ेगी। अगर आप अगले की चीज़ को यूज़ करते हैं और उसको मैन्युफैक्चर करना चाहते हैं तो आपको सामने वाले इन्वेंटर को रॉयल्टी पे करनी पड़ेगी, और जो इन्वेंटर है वो कॉम्पिटिटर्स को ब्लॉक भी कर सकता है। इतनी पावर आपको पेटेंट देता है। सो पेटेंट इज एन एक्सक्लूसिव राइट विच गिव particular exclusivity to the whom, to the applicant, to make use of that thing and to prevent others from using it। दूसरों को रोक सकता है उसको यूज़ करने के लिए। अब पेटेंट की जो लाइफ होती है वो जनरली 20 साल की होती है। जब आप पेटेंट फाइल करते हो तो 20 ईयर्स की लाइफ पेटेंट की होती है, ठीक है? पेटेंट होल्डर के पास लीगल राइट होता है बाकी सबको एक्सक्लूड करने का। भाई मैंने बनाया है 20 साल के लिए ना, मेरा एक्सक्लूसिव राइट है इस पर, ठीक? अब सवाल ये आता है मैम आफ्टर 20 ईयर्स क्या होगा, 20 साल के बाद क्या? तो आफ्टर 20 ईयर्स ये जो टेक्नोलॉजी है ये पब्लिक डोमेन में चली जाती है, ठीक है? अगर आप रिन्यू नहीं करा रहे हो, वॉट एवर इज द रीज़न, अब 20 साल पूरे हो गए, अब ये टेक्नोलॉजी पब्लिक के लिए अवेलेबल है। फाइन, इतनी बात समझ में आई? यस और नो गाइज, डायलॉग होती है मेरी क्लास। मैम मेरा एक क्वेश्चन था, एक्चुअली मैं आज मेरा गला खराब है थोड़ा सा, ओके तो मैं ये था कि एक्चुअली में मतलब कॉपीराइट का 60 इयर्स होता है एनीमोर, और पेटेंट का 20 ईयर। थोड़ा सा ऑडियो इंक्रीज करेंगे आप अपने, थोड़ा सा ऑडियो, मुझे आवाज़ नहीं आ रही क्लियर। मेरा गला थोड़ा खराब है। ओके सॉरी ओके फाइन, बताइए। जी, तो मैं ये कह रहा था कि अगर जो है तीनों का टाइम एक क्यों नहीं रखा गया, मतलब इतना डिफरेंस क्यों रखा गया? डिफरेंस इसलिए है क्योंकि वैरायटी है। अब फॉर एग्जांपल हम ऑथर के, अगर आपने कॉपीराइट का फॉर एग्जांपल आपने एग्जांपल लिया कि मैम उसमें ऑथर की लाइफ प्लस 60 इयर्स जो है वो टाइम लिमिट होता है, बिल्कुल सही बात है भाई। अब बात ये है कि आप कहो कि मैम फॉर एग्जांपल हम 10 ईयर्स सबका कर देते हैं, है ना? 10 ईयर्स कॉपीराइट, 10 ईयर्स पेटेंट, 10 ईयर्स ट्रेडमार्क। ऑथर की लाइफ, मतलब जो ऑथर होगा बंदा, वो 10 साल उसने जो काम किया वगैरह, उसके 10 साल के बाद वो क्या करेगा, राइट? तो भाई उसकी जब तक लाइफ है तब तक तो उसकी चीज़ का बेनिफिट, यस, साल के बाद जो है मैम डिफरेंट कन्वेंशन और टीटीज का रिजल्ट है कि आपको ये डाइवर्सिटी ऑफ टाइम मिलता है हर अलग अलग उसमें। क्लियर? हेलो? ओके मैम जी। यस क्लियर है? हाँ जी। पेटेंट समझ में आया कि नहीं आया, पहले ये बताइए। यस मैम। समझ में आया क्या होता है पेटेंट? पेटेंट वो तो मतलब किसी का इन्वेंशन जो मतलब उसने इन्वेंट किया है, क्रिएटर। बिल्कुल सही भाई, ये उस क्रिएटर का ना, उस इन्वेंटर का एक्सक्लूसिव राइट है। और ये एक्सक्लूसिव राइट क्यों है? क्योंकि भाई बंदे ने अपना स्किल लगाया, अपना टाइम इन्वेस्ट किया है, तो ऑब्वियस सी बात है एक ऑटोनॉमी उसकी क्रिएट हो चुकी है। अब अगर आपको वो चीज़ यूज़ करनी है तो गिव हिम रॉयल्टी, दैट्स इट, फाइन। तो
अब देखो पेटेंट होता क्या है, इसको वापस से समझते हैं। पेटेंट स्टैट्यूटरी राइट देता है आपको, किसको? इन्वेंटर को। फाइन, आपको अपनी जो इन्वेंशन है उसका फुल डिस्क्लोजर करना पड़ता है और उसके बाद आपको ये राइट दे दिया जाता है। लिमिटेड पीरियड के लिए होता है, ठीक है। और कब मिलेगा? जब आप पूरा डिस्क्लोज करोगे कि भाई क्या आपका जो है प्रोडक्ट है। फाइन, अब पेटेंट के ना 3 टाइप ऑफ पेटेंट्स होते हैं। कैसे कैसे? देखो, एक तो होता है यूटिलिटी पेटेंट, एक होता है डिज़ाइन पेटेंट, एक होता है प्लांट पेटेंट। समझिएगा, यूटिलिटी पेटेंट क्या होता है? इट मे बी ग्रांटेड टू एनीवन हु इन्वेंट्स और डिस्कवर्स एनी न्यू एंड यूजफुल प्रोसेस, मशीन, आर्टिकल ऑफ मैन्युफैक्चर और कंपोजिशन ऑफ मैटर और एनी न्यू एंड यूजफुल इंप्रूवमेंट देयरऑफ। यूटिलिटी का मतलब पता है किसी को? यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं इस वर्ड को। यस, हाँ जी, यूटिलिटी में एक्चुअली में तो मतलब ट्राई कीजिए। मतलब उस टाइप के लिए हम यूज करते हैं इस चीज को, मतलब प्रोडक्ट बनाने के लिए जो वो यूटिलिटी में आता है। देखो यूटिलिटी पेटेंट की यूजफुल और बेनिफिशियल के लिए। यस, एक्सेलेंट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखो यूटिलिटी वर्ड ही ना फंक्शनल एस्पेक्ट पे जाता है ना, उसके यूसेज के ऊपर। इसको अगर ध्यान से समझना हो ना, तो ये यूटिलिटी पेटेंट क्या करता है? सिर्फ उस प्रोडक्ट, उस इन्वेंशन का लुक वाइज नहीं, बट वो हाउ, कैसे बना है ना, उसको सेफ गार्ड करता है। दैट इज कॉल्ड यूटिलिटी पेटेंट, ठीक है। कंपोजिट, केमिकल कंपोजिशन क्या था, फंक्शन क्या था, ये सारी चीज़ों को यूटिलिटी पेटेंट सेफ गार्ड करता है। क्लियर? क्या केमिकल कंपाउंड था उसमें, इन सबको यूटिलिटी पेटेंट टेक केयर करता है। क्लियर है बात? हाँ जी, यूटिलिटी हिंदी में भी एक्चुअली प्रोसेस होती है। बट ठीक, मैं समझ गई। यस यस, आई डू द सेम। देखो यूटिलिटी पेटेंट को अगर आप बिल्कुल सरल भाषा में समझोगे ना, तो वो मशीन ना कैसे काम कर रही है, ठीक है, वो मशीन कैसे काम कर रही है, या फिर उसमें कैसे उसमें कंपाउंड मिलाकर केमिकल को मिक्स एंड मैच करके उसको उसका फंक्शनल कैसे काम करेगी, वो चीज़ें जो तैयार की गई ना, उसको यूटिलिटी पेटेंट प्रोटेक्ट करता है। बात समझ में आई? हेलो, क्लियर हुआ? प्रोसेस आएगा क्या इसमें? कैसा प्रोसेस बताइए ज़रा। मैंने प्रोसेस आएगा क्या जो आप बोल रहे हैं स्टेप बाय प्रोडक्ट बनाने का प्रोसेस बता रही हैं। आप मान सकते हैं, आप मान सकते हैं। ओके, क्लियर? चलिए अब यस, कोई और कंफ्यूजन है? मैम एक्चुअली एक्सप्लेन आप कर रहे हैं वो तो अंडरस्टैंडेबल है, समझ में आ रहा है, बट मीडियम हिंदी है तो आई डोंट नो मैं हिंदी पर्टिकुलर वर्ड ऑल्सो। अच्छा, आपका पर्टिकुलर मीडियम हिंदी है? यस मैम। तो आई विल एक्सप्लेन इट, मतलब मैं हिंदी में भी आपको इंटरप्रेट करके बताती रहूँगी, परेशान मत होइएगा, राइट। हाँ, नोट्स विद रिस्पेक्ट टू है तो आई अंडरस्टैंड, बट आप ना थोड़ा अगर नोट्स आपके पास हो तो चाहे वो पीडीएफ सेंड कर दीजिएगा। वो हिंदी में यू विल गेट इट, डोंट वरी, ओके, यू विल गेट इट। सी, अभी क्लास पे फोकस करो, जो मैं बोल रही हूँ ना उस बात पे फोकस करो। व्हाट यू आर एक्सप्लेनिंग दैट अभी समझ में आ रहा है ना? दैट्स इट, अभी के लिए वो काफ़ी है। फाइन, रेस्ट आपको सब कुछ अवेलेबल हो जाएगा, यू नीड नॉट टू वरी अबाउट इट। ओके मैम। ओके, चलो अब बात आती है डिज़ाइन पेटेंट की, ठीक है। डिज़ाइन पेटेंट मतलब क्या है, नाम से समझ जाओ। डिज़ाइन, इट मे बी ग्रांटेड टू एनीवन हु इन्वेंट्स अ न्यू ओरिजिनल एंड ऑर्नामेंटल डिज़ाइन ऑफ एन आर्टिकल ऑफ मैन्युफैक्चर। डिज़ाइन पेटेंट बेसिकली वहाँ पे दिया जाता है जब हम स्ट्रक्चर, इन्वेंशन के स्ट्रक्चर की बात करते हैं। कोई एग्जाम्पल देना चाहेगा? यस, सिंगल एग्जाम्पल। अरे कोको, कल मैंने बताया था ना, कोको कोला की बॉटल जो होती है ना, कैसी होती है, ओहो मेरी, कुछ इस तरह की बॉटल होती है, समथिंग लाइक दैट, है ना। तो वो अब वो ना, वो बड़ी यूनिक है, वो बॉटल अपने आप में बड़ी यूनिक है, आपको वो कहीं भी मैच नहीं करेगी, राइट। तो ये इसके लिए क्या मिलता है? इसके लिए डिज़ाइन पेटेंट मिलता है। इसका यूनिक जो शेप है ना कोको कोला का, इस शेप को, ये बहुत यूनिक है, बहुत अलग है, कहीं से भी मैच नहीं हो रहा। तो इस शेप के लिए ना, ये जो स्ट्रक्चर है ना कोको कोला का, उसको सेफ गार्ड करने के लिए आपको डिज़ाइन पेटेंट मिलता है। क्लियर है? आईफोन, अरे एप्पल का आईफोन यार, लो इस तरह का होता ना लोगो,
फाइन, ये जो है ना, ये जो डिजाइन है इसके लिए डिजाइन पेटेंट मिलता है। क्लियर, समझ में आई बात? हाँ जी, यस मैम। फाइन। लेकिन ये मैम ट्रेडमार्क में भी तो आएगा। हाँ बिल्कुल, ट्रेडमार्क में और भी चीजें आएंगी, अभी हम उस तरफ जाएंगे। तो भाई एक प्रोडक्ट के ना मल्टीपल आईपीआर हो सकते हैं, मल्टीपल आईपीआर। एक नॉर्मल टैबलेट के मल्टीपल आईपीआर हो सकते हैं, ऐसा थोड़ी ना कि एक जगह ही रिस्ट्रिक्ट रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैगी है ना, तो मैगी का भाई कुछ सीक्रेट फॉर्मूला होगा, उसका भी आईपीआर होगा। वो जो कलर और जो डिजाइन है मैगी का जो आपको दिखता है ना, वो ऐसा बोल्ड सा, वो भी, उसका भी आईपीआर है। तो मल्टीपल आईपीआर हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरी चीज, प्लांट पेटेंट। अभी मिक्स मत करो, है ना, कि ये ट्रेडमार्क में जा रहा है, चीजों को मिक्स मत करो, वन ऑन वन समझते चलो। अब तीसरा आता है प्लांट पेटेंट। प्लांट पेटेंट में बी ग्रांटेड टू एनीवन हु इन्वेंट्स और डिस्कवर्स एंड asexually reproduces any distinct and new variety of plant। भाई अगर आप कोई नई वैरायटी ऑफ प्लांट को डिस्कवर कर रहे हो, ठीक है ना, उसमें पर्टिकुलर कुछ न्यू यूनिक चीज़ें होंगी, उसको हम प्लांट पेटेंट कह सकते हैं। फाइन, समझ में आई बात? मतलब स्पेसिफिक वैरायटी कोई प्लांट की, उसे कल्टीवेट किया गया है या आपने हाइब्रिड किया है, आजकल ये कॉन्सेप्ट चला है ना हाइब्रिड करने का, तो वो भी आपका प्लांट पेटेंट के अंदर गवर्न होता है। क्लियर है? हाँ जी, यस। चलिए, अब सवाल ये आता है आप सभी से कि पेटेंट का सब्जेक्ट मैटर क्या हो सकता है? व्हाट इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ पेटेंट? देखो, कोई भी आर्टिकल, ठीक है, कोई भी मशीनरी, कोई भी एपरेटस पेटेंट का सब्जेक्ट मैटर हो सकता है। फाइन, कोई भी सब्सटेंस वेदर लिविंग और नॉन लिविंग प्रोडक्ट या फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट पेटेंट का सब्जेक्ट मैटर हो सकता है। क्लियर? कोई कंपोजिशन है, मतलब बनाते वक्त हमने कुछ ये प्लस किया, ये माइनस किया, कुछ ये मिलाया, कुछ वो मिलाया, पेटेंट करवा सकते हो आप उसे। ठीक है, उसकी प्रोसेस को तक आप पेटेंट करवा सकते हैं, उसे बनाने की जो प्रोसेस है उसको भी आप पेटेंट करवा सकते हैं। फाइन। अब आपको पता है टर्मरिक यानी हल्दी, अब हम कब से हल्दी यूज कर रहे हैं? मेरे हिसाब से कोई घर नहीं होगा इंडिया में जहां पे हल्दी यूज नहीं होती, हर घर में हल्दी यूज है। अब यूएस की एक कंपनी थी, मान के चलिए XYZ, उन्होंने टर्मरिक का पेटेंट किया। ठीक, अब एवरीवन नोज, भाई इंडिया की जो CS काउंसिल रिसर्च थी मेडिकल, तो उन्होंने कहा कि भाई जो टर्मरिक या हल्दी है वो तो हमारे यहाँ कब से, फ्रॉम एंशियंट टाइम यूज होती आ रही है, चाहे वो एंटीसेप्टिक पर्पज से हो, चाहे वो किचन के पर्पज से हो, फूड पर्पज से हो, भाई फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम हम हल्दी यूज कर रहे हैं। तो अब उसके लिए बहुत लॉन्ग बैटल थी, ये बहुत बड़ी फाइट थी। तो उसमें उन्होंने ये प्रूफ किया, संस्कृत टेक्स्ट लेकर आके, पुराने शास्त्रों को उठा के, कि भाई देखो हल्दी का वर्णन हमारे यहाँ कब से चला आ रहा है, ये इनका कुछ नहीं है जो ये पेटेंटिफाई कर रहे हैं हल्दी को। तो ये पर्टिकुलरली एक यूएस कंपनी थी, तो एट लास्ट पेटेंट को ना रिवोक किया गया, हटाया गया। क्लियर, बात समझ में आई? पेटेंट का इंपॉर्टेंस समझ में आया? ठीक, अब पेटेंट ना 3 तरीकों से मिलता है। आपके इन्वेंशन में ना 3 चीजें होनी चाहिए। कोई आइडिया व्हाट कैन बी दोस 3 थिंग्स? यस, पहला नोवेल्टी, चलिए। सेकंड नॉन ऑब्वियस, तीसरा इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। देखो पेटेंट को ना नया होना चाहिए, ठीक है, कुछ इन्वेंटिव स्टेप होना चाहिए इसमें, कुछ नॉन ऑब्वियस मींस कुछ इन्वेंटिव स्टेप होना चाहिए। और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन यानी भाई कैपेबल ऑफ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, कुछ यूजेज हो उसका, ठीक, कुछ यूजेज होना चाहिए। अब ऐसा नहीं है जो पहले से ही पब्लिश्ड हो कहीं भी, ठीक है ना, या तो इंडिया में या कहीं और, तो उसका पेटेंट आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, प्रायर नॉलेज, लोगों को पहले से ही पता है उसके बारे में, उसका पेटेंट आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, उसका कोई और स्पेसिफिकेशन ऑलरेडी क्लेम कर चुका है, आपको उसका जो पेटेंट है वो नहीं मिलेगा। कुछ टेक्निकल एडवांसमेंट हो, ठीक है ना, उसका इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस हो, है ना, कमर्शियल वैल्यू हो उसकी, और नॉट ऑब्वियस हो, तब जाके आपको उसका पेटेंट ग्रांट किया जाता है। ठीक है, बात क्लियर हुई? यस, हाँ जी, बात क्लियर हुई?
अब कुछ चीजें पेटेंटेबल नहीं होती हैं, है ना, जो हमने पेटेंटेबल सब्जेक्ट मैटर देखा था, इन्वेंशंस नॉट पेटेंटेबल। बेसिकली पेटेंट एक्ट 1970 का है आपका, जिसके सेक्शन 3 में ना बहुत सारी चीजों की लिस्ट दी गई है। अब आप कहोगे मैम क्वेश्चन इसी तरीके से आएगा क्या? क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, वो केस बेस भी पूछ सकते हैं आपसे ना, नेट में लेंदी क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, आपको रीडिंग में बहुत टाइम जाता है। अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखेंगे तो पैराग्राफ फॉर्म में क्वेश्चंस आएंगे, वो पूछेंगे कौन सा नहीं है, ठीक है, तो वो कौन सा नहीं है के लिए आपको पता होना चाहिए कौन सा है, तो ये सिचुएशन आपको क्लियर होनी चाहिए। तो भाई सेक्शन 3 क्या बोलता है? इन्वेंशंस जो कि पेटेंटेबल नहीं है, ठीक है। पहली बात, फ्रिवलस और एनीथिंग ऑब्वियसली कॉन्ट्री टू वेल स्टेब्लिश नेचुरल लॉस, ठीक है। इसका मतलब क्या है भाई? कोई ऐसी चीज है जो कि कॉन्ट्ररी है, जो नेचुरल आपके स्टैब्लिश लॉ से ना उससे अलग है, गलत है ना, आप झूठ मूठ बोल के इस तरह से फ्रॉड बना के आप बता रहे हो, वो पेटेंट नहीं होगा आपका। कोई मोरालिटी से या पब्लिक ऑर्डर से अगेंस्ट जा रहा है, ठीक है, या एनिमल या प्लांट लाइफ या हेल्थ के लिए, इन्वायरमेंट के लिए अगेंस्ट है, अगर इसको पेटेंट दे दिया गया तो भाई आपको उसका पेटेंट नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर आपने कोई डिस्कवरी ऑफ साइंटिफिक प्रिंसिपल की है, लेकिन मेयर डिस्कवरी ऑफ साइंटिफिक प्रिंसिपल, यानी उसमें इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन नहीं है, वो जो हमने स्टेप्स देखे थे वो कुछ नहीं है, आपको पेटेंट नहीं मिलेगा, ठीक है। दूसरा, आपने कोई ऐसी सब्सटेंस डिस्कवर की है जिससे कुछ भी इनहेंसमेंट नहीं हो रहा, भाई कुछ भी जो है अपडेशन नहीं हो रहा है, तो ऐसी सब्सटेंस का आपको पेटेंट नहीं मिलेगा। फाइन, कुछ आपने मिक्सचर किया है, एक प्रॉपर्टी को दूसरी प्रॉपर्टी में मिलाया है, केमिकल मिक्सचर किया है, लेकिन उससे ना कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं निकल रहा है, पेटेंट नहीं मिलेगा। फाइन, अगर एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर का मेथड है, पेटेंट नहीं मिलेगा। बात समझ में आई? अब पेटेंट मिलने के लिए ना एक पर्टिकुलर प्रोसीजर फाइल किया जाता है, एक पर्टिकुलर प्रोसीजर है पेटेंट का भी। जैसे कि पहले ना आप चाहो तो ई फाइलिंग कर सकते हो, इससे पहले अपन पेटेंट ऑफिस में जाया करते थे, अब आजकल ई फाइलिंग शुरू हो गई है ना, कि आप पहले फिजिकल प्लेसेस में जाते थे, अब जो है हम इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग के थ्रू, लगभग आपका 2007 से ई फाइलिंग स्टार्ट हो चुकी है पेटेंट की। फाइन, अब इसमें आप क्या करते हैं, आप सबसे पहले अपनी पेटेंट एप्लीकेशन फाइल करते हैं, ठीक। आप पेटेंट के भी ना ऑफिसेज हैं, अगर स्पेट यहाँ पे बता देती हूँ मैं आपको। फॉर एग्जाम्पल, हर ऑफिस का ना एक टेरिटोरियल जुरिडिक्शन है। अगर मैं चेन्नई का जो पेटेंट ऑफिस है ना उसकी बात करूं तो आंध्रा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, ठीक है, पौंडीचेरी, लक्षद्वीप, इन सारे स्टेट्स का टेरिटोरियल जुरिडिक्शन आपका चेन्नई ऑफिस में है। देन अगर मुंबई की बात करूं मैं आपको, तो गुजरात, मध्य प्रदेश, गोवा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, दमन दीव, इन सब का जुरिडिक्शन मुंबई ऑफिस में है। देन न्यू दिल्ली में आपको हरियाणा, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, और रेस्ट कोलकाता का जो पेटेंट ऑफिस है ना उसमें रेस्ट ऑफ इंडिया, जो बचे हुए स्टेट्स हैं वो कोलकाता ऑफिस में उनका टेरिटोरियल जुरिडिक्शन है। पेटेंट फाइल करने के लिए आप सबसे पहले अपनी एक एप्लीकेशन फाइल करते हो, ठीक है। उसके बाद वो एप्लीकेशन का पब्लिकेशन होता है आफ्टर 18 मंथ्स, ठीक। अब वो आप ई फाइलिंग कर रहे हो ना, फिजिकली दे रहे हो, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी। इसके बाद आपको अपोजिशन, भाई ये पब्लिकेशन क्यों हो रहा है, भाई लोग ऑब्जेक्ट भी तो करेंगे कि भाई आप जिस चीज के लिए पेटेंट रिसीव करना चाह रहे हो या डिमांड कर रहे हो वो ऑलरेडी पब्लिक नॉलेज में है, या जो हमने अभी रीजंस पढ़े थे ना ऑलरेडी पता है हमको, वो कुछ नया नहीं है, कुछ इन्वेंटिव नहीं है ना, कुछ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन नहीं है उसका, तो इस ऑब्जेक्शन के लिए हम पब्लिक करते हैं, ठीक। उसके बाद भाई या तो अपोजिशन आता है, ठीक है, अपोजिशन आएगा तो उसके बाद भाई बंदा रिप्रेजेंट करेगा कि भाई नहीं नहीं नहीं, हमारी जो एप्लीकेशन है उसमें ये सारी चीजें हैं, तो भाई जस्टिफाई कीजिए आप, ठीक। एग्जामिनेशन होता है, एग्जामिनेशन के बाद या तो आपको पेटेंट ग्रांट हो जाता है या फिर पेटेंट रिफ्यूजल हो जाता है आपका, ठीक है। अगर ग्रांट हो गया तो भाई उसका भी पब्लिकेशन होगा कि भाई पर्टिकुलर चीज पे XYZ बंदे को ये पेटेंट ग्रांट हो चुका है, ठीक है। इसके बाद आपका ग्रांट होने के बाद भी पोस्ट ग्रांट अपोजिशन लिए जाते हैं। लास्ट में आपका कंट्रोलर का डिसीजन आता है कि भाई ये जो पेटेंट है इसकी स्टेटस क्या है, क्या ये अवेलेबल है, क्या ये हमें दिया जा रहा है, या फिर जो ऑब्जेक्शन या अपोजिशन फाइल हुए हैं उनके थ्रू कैंसिल आउट किया जा रहा है। ये पेटेंट का पूरा प्रोसीजर होता है। क्या मेरी बात क्लियर है? हाँ या ना? यस, हाँ जी, यस और नो, समझ में आया? अब ये आप लोगों का सवाल होना चाहिए इसमें कि मैम हम बार बार ये अपोजिशन या बार बार ऑब्जेक्शन क्यों डिमांड कर रहे हैं, हमने एक बार टाइम दे तो दिया, हमने पब्लिक किया था, आपको टाइम दिया था, उसके बार बार भी हम वेट कर रहे हैं, ऐसा क्यों? यस, बताइए।
Why so? यस, वाई हम वेट कर रहे हैं ऑब्जेक्शंस के लिए? क्यों वेट कर रहे हैं हम? क्यों बुलाए जा रहे हैं कि भाई आकर ऑब्जेक्ट कीजिए इस पेटेंट के लिए? रीजन दीजिए भाई, मैंने अभी इतना समझाया। सो दैट कि अगर ये पर्टिकुलर इन्वेंशन एग्जिस्ट कर रहा है ना, और सामने वाला जो इन्वेंटर है उसकी नॉलेज में नहीं है, या टाइम बीइंग भाई आपने जब समय दिया था तब वो उसकी नॉलेज में नहीं आ पाया, कुछ कंडीशन थी उसके बाद, तो हमने भाई ग्रांट करने के बाद भी पोस्ट ग्रांट अपोजिशन का भी टाइम दिया है। तो इसलिए हम कर रहे हैं ताकि भाई किसी को जो पेटेंट अब मिल गया, अब बाद में आप चले आ रहे हो पेटेंट ऑफिस के, सर ये तो होना ही नहीं था, तो भाई आपको हम ऑब्जेक्शंस का समय दे रहे हैं इसलिए कंटिन्यूसली, क्योंकि पेटेंट एक बार पेटेंट मिल गया, एक्सक्लूसिव राइट हो गया उस बंदे का, फिर आप लड़ते रहिएगा केस में। क्लियर है? हाँ जी, यस और नो? क्लियर है हाँ या ना? चलिए, अब देखो पेटेंट की ना कुछ लिमिटेशंस होती हैं, हर चीज़ को इस तरह से हम एक्सक्लूसिव कर देंगे ना तो पब्लिक के लिए थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा। तो पहला लिमिटेशन होता है यूज़ ऑफ पेटेंट बाय गवर्नमेंट। पेटेंट एक्ट का जो सेक्शन 100 है ना, वो प्रोवाइड करता है दैट एट एनी टाइम आफ्टर द एप्लीकेशन फॉर पेटेंट हैज़ बीन फाइल्ड, मतलब जब आपने एप्लीकेशन फाइल की उसके बाद एट द पेटेंट ऑफिस और एट द पेटेंट हैज़ बीन ग्रांटेड, देखो या तो एप्लीकेशन फाइल होने के बाद या पेटेंट आपको ग्रांट हो गया, सेंट्रल गवर्नमेंट में यूज द इन्वेंशन फॉर गवर्नमेंट पर्पसेस। सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो उस पर्टिकुलर इन्वेंशन को गवर्नमेंट पर्पस के लिए इस्तेमाल कर सकती है, ठीक है। द पेटेंट में बी यूज और इवन एक्वायर्ड फॉर इट्स ओन यूज। गवर्नमेंट में ऑल्सो एक्वायर अ पेटेंट ऑन पेमेंट ऑफ सूटेबल कंपनसेशन। अब देखो ऐसा नहीं होता कि सामने वाले का पेटेंट है गवर्नमेंट ऐसे ही हथिया लेगी, ऐसा नहीं होता, कॉम्पेंसेट किया जाता है, राइट। अब यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, हम राइट टू मेक यूज एक्सरसाइज एंड वेंड एन इन्वेंशन फॉर द पर्पज ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। एंड इसमें राइट टू सेल भी आ जाता है, आपको कॉम्पेंसेट करके फिर हम उसको जैसे भी यूज़ करें, ठीक है। ये गवर्नमेंट, ये लिमिटेशन है एक आपके पेटेंट राइट की। तो हम जो एक्सक्लूसिविटी की बात कर रहे हैं ना वो कंप्लीट नहीं है, यहाँ पे गवर्नमेंट इंटरवेंशन आ सकता है। दूसरा CL कंपल्सरी लाइसेंसेस, सेक्शन 84 जो है ना इंडियन पेटेंट एक्ट का, वो ग्रांट ऑफ कंपल्सरी लाइसेंस की बात करता है। क्या बात करता है? दिस सेक्शन स्टिपुलेट्स दैट एनी टाइम आफ्टर द एक्सपायरेशन ऑफ 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ ग्रांट ऑफ पेटेंट, any interested person may make an application to the controller for grant of compulsory license. Compulsory license will be granted only after it fulfills the following condition. देखो आपको पेटेंट मिला, अब 3 साल का टाइम निकल गया जब से आपको पेटेंट मिला है, कोई भी इंटरेस्टेड व्यक्ति है ना वो एप्लीकेशन करे किसको, जिस कंट्रोलर, ठीक है, कि भाई हमको कंपल्सरी लाइसेंस दिलवा दीजिए। अब कंपल्सरी लाइसेंस 3 कंडीशन में मिलता है, दैट देयर इज अ रीजनेबल रिक्वायरमेंट ऑफ द पब्लिक, ठीक है, जनता के हित के लिए, दैट द पेटेंटेड इन्वेंशन इज नॉट अवेलेबल टू द पब्लिक एट अ रीजनेबल अफोर्डेबल प्राइस। भाई जिसका पेटेंटेड इन्वेंशन है वो उसको इतना हाई एंड माइटी प्राइस पे बेच रहा है कि जनरल पब्लिक के लिए बड़ा मुश्किल है उसको अटेन करना। थर्ड, दैट द पेटेंटेड इन्वेंशन हैज़ नॉट वर्कड इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ठीक, वो यहाँ काम नहीं कर रहा है। तो इन 3 कंडीशन पे आपको कंपल्सरी लाइसेंस दे दिया जाता है, लेकिन कब? आफ्टर 3 years ऑफ द ग्रांट ऑफ पेटेंट। ऐसा नहीं है आज पेटेंट मिला आप आ गए अगले दिन, तो 3 साल का टाइम पीरियड दिया जाता है। फिर आता है तीसरी लिमिटेशन दैट टॉक्स अबाउट यूज ऑफ इन्वेंशन फॉर डिफेंस पर्पसेस। अब यहाँ पे भी कंट्रोलर के पास एप्लीकेशन जाएगी फॉर अ पेटेंट बिलोंग्स टू अ क्लास नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एज रेलेवेंट फॉर डिफेंस पर्पस ओनली। अगर कोई पर्टिकुलर पेटेंट है जो इस तरह की कैटेगरी से बिलोंग करता है जिसको डिफेंस पर्पस के लिए यूज़ करना है, तो कंट्रोलर डायरेक्शन देगा प्रोहिबिटिंग और रिस्ट्रेनिंग द पब्लिकेशन ऑफ सच इन्फॉर्मेशन ऑफ द इन्वेंशन। भाई हमने बात की स्टार्टिंग के क्लास में कि आपको फुल डिस्क्लोजर करना है इन्वेंशन का, अगर वो डिफेंस पर्पसेस के लिए है तो उसका फुल डिस्क्लोजर विल बी सब्जेक्ट टू योर सिक्योरिटी। तो वहाँ पे ना कंट्रोलर प्रोहिबिट कर देगा कि भाई नहीं, इसका आपको पब्लिकेशन नहीं करना है इन्फॉर्मेशन का, फॉर द पर्पज़ ऑफ लॉ एंड फॉर द पर्पज़ ऑफ डिफेंस, ठीक। ये आपकी तीसरी लिमिटेशन है। फिर आता है रिस्टोर्ड पेटेंट्स।
For a patent to remain in force, renewal fee should be paid to the patent office by the patentee. Patentee कौन होता है? बेसिकली जिसका पेटेंट, जिसे पेटेंट मिला है। देखो आपको ना अपने इस पेटेंट को अपने पास रखने के लिए ना एक रिन्यूअल फीस आपको पे करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर आप वो रिन्यूअल फीस पे नहीं करते हो, टाइम पीरियड जो भी आपको दिया है और वो टाइम लैप्स हो जाता है, तो आपका पेटेंट भी लैप्स हो जाएगा, ठीक है। अब सेक्शन 60 to 63 जो है वो इस लैप्स पेटेंट की रिस्टोरेशन की बात करता है। रिस्टोरेशन यानी वापस से लाना। अब ये क्या कहता है कि जहाँ पेटेंट लैप्स हुआ है या बाद में रिस्टोर हुआ है, थोड़ा सा टाइम बीच में गैप रहा है, तो उस केस में जो लैप्स हुआ कोई भी इन्फ्रिंजमेंट का सूट नहीं आएगा आफ्टर द डेट ऑन विच द पेटेंट सीज टू हैव इफेक्ट। जैसे कि मान लीजिए 25 तारीख को पेटेंट लैप्स हुआ, अब आपने रिन्यूअल नहीं करवा पाया, आपने 28 तारीख को रिन्यूअल करवाया, ठीक है। तो वो जो 25 से 28 के टाइम पे आप कोई भी इन्फ्रिंजमेंट सूट नहीं ला सकते कि भाई वायलेशन कर दिया इन्होंने मेरे पेटेंट का। भाई अभी तक तो आपका था ही नहीं ना, ये 3 दिन में पेटेंट आपका था ही नहीं क्योंकि लैप्स हो गया था। आपका रिन्यूअल 28 को हुआ है, तो 25, 26, 27, 28 में जो भी इन्फ्रिंजमेंट हो रहा है उसके लिए आप सूट लेकर नहीं आ सकते। क्या मेरी बात समझ में आई? हाँ जी, यस नो? यस मैम। समझ में आई? तो अब कोई बताना चाहेगा पेटेंट क्या है और पेटेंट के 3 स्पेसिफिक फीचर्स क्या होते हैं? यस पेटेंट मैम, पेटेंट एक्चुअली में इन्वेंशन मतलब जो होता है या क्रिएटर जो मतलब क्रिएट करता है, पेटेंट को प्रोडक्ट या प्रोसेस, मतलब प्रोडक्ट का भी पेटेंट होता है और प्रोसेस का भी पेटेंट होता है। पेटेंट जो है 20 साल के लिए होता है और उसके 3 जो एक नॉवेल्टी बताया था आपने, एक नॉन ऑब्वियस, एक और था इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। यस आगे भाई, पेटेंट की लिमिटेशंस क्या होते हैं? अभी हम लिमिटेशंस पढ़ के आए हैं। नहीं पता मैम। अरे लिमिटेशंस अभी पढ़कर आए हैं भाई। देखिए, एक होता है यूज ऑफ पेटेंट बाय गवर्नमेंट। गवर्नमेंट चाहे तो पर्टिकुलर पेटेंट जिसको ग्रांट हुआ है एप्लीकेशन के बाद या ग्रांट होने के बाद उसको कॉम्पेंसेट करके ना उसके पेटेंट को यूज़ कर सकती है, चाहे वो अब उसको वेंड करे, सेल करे ना, कोई भी यूज़ करे, बट कॉम्पेंसेट करने के बाद इन्वेंटर को। दूसरा कंपलसरी लाइसेंस। भाई आपको जब पेटेंट मिला उसके 3 साल के बाद ना कोई इंटरेस्टेड पर्सन जिसका भी ना उसमें इंटरेस्ट है वो कंट्रोलर के पास जाकर कंपलसरी लाइसेंस डिमांड कर सकता है अगर 3 कंडीशन फुलफिल हो रही हूँ कि भाई जो आपका पेटेंट है वो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए है, और भाई पब्लिक इंटरेस्ट के लिए है लेकिन आपका जो प्राइस है वो इतना हाई एंड माइटी है कि भाई अफोर्डेबल ही नहीं है, या फिर वो इंडिया में ऑपरेट नहीं कर रहा है, तो इन 3 चीज़ों के लिए कंपलसरी लाइसेंस दिया जा सकता है। उसके बाद अगर वो पर्टिकुलर उस कैटेगरी में है जो डिफेंस पर्पसेस के लिए है तो उसके फुल इंक्लोजर को, फुल डिस्क्लोजर को हम पब्लिकेशन को रोक सकते हैं, और यहाँ पे हम उसमें लिमिट लगा सकते हैं कि भाई इसको आप सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ पास ऑन कर दीजिए, फाइन, क्योंकि वो डिफेंस पर्पस या सिक्योरिटी पर्पस के लिए यूज़ होना है। लास्टली रिस्टोर्ड पेटेंट बात करता है कि अगर आपका पेटेंट लैप्स हो गया, अब आप रिन्यूअल कराने में आपको समय लग गया 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 1 महीना, तो उस टाइम ड्यूरेशन जब तक वो रिन्यू नहीं हुआ था उसके बीच में अगर इन्फ्रिंजमेंट होता भी है, वायलेशन होता भी है, तो आप इन्फ्रिंजमेंट सूट नहीं ला सकते। क्यों? क्योंकि अभी आपका रिन्यू नहीं हुआ है, आपने देर की, वो आपकी प्रॉब्लम थी, फाइन। तो वो टाइम पीरियड जब तक वो रिन्यू नहीं हुआ है, किसी और ने अगर वायलेट कर भी दिया तो इन्फ्रिंजमेंट सूट नहीं आएगा। क्या मेरी बात क्लियर है? यस क्लियर? चलिए अब भाई बात करते हैं कि अगर मान लीजिए इन्फ्रिंजमेंट हो गया तो क्या रेमेडी रहेगी आपके पास, जरा बताइए क्या करें अगर अपन इन्फ्रिंज हो गया तो? यस बताइए, सोचिए भाई। कंपनसेट। चलिए मान लेते हैं डैमेजेस की बात आ गई है भाई, किसी ने कंपनसेट कह दिया है, वेरी गुड, यस। डैमेजेस आ गए, यस। इंजंक्शन नहीं बोलना चाहेगा कोई? क्या इंजंक्शंस? देखो
पहली बात तो भाई अगर आपका पेटेंट यूज हो रहा है तो सबसे पहले तो हम इंजेंशन की तरफ बढ़ेंगे, है ना। इंजेंशन टेम्परेरी भी होते हैं आपके, इंजेंशन परमानेंट भी होते हैं, ठीक। इन द मीन वाइल आप उस चीज को कहते हैं प्रोटेक्ट करने के लिए कोर्ट जो है वो इंटरलॉक्यूटरी इंजेंशन या टेम्परेरी इंजेंशन आपको प्रोवाइड कर देता है। जैसा ही केस आपका डिसाइड होता है वो परमानेंट इंजेंशन में बदल जाएगा। इंजेंशन होता क्या है, आइदर टू डू समथिंग और नॉट टू डू समथिंग, कुछ करिए या कुछ नहीं करिए। हाँ, तो कोर्ट कह देगा भाई जो आप ये इंफ्रिंजमेंट कर रहे हो ना इसको रोक दीजिए, जब तक ये मैटर डिसाइड नहीं हो रहा तब तक इसका सेल रोक दीजिए या इसका मैन्युफैक्चर रोक दीजिए इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का, क्योंकि अभी डिस्प्यूटेड प्रोडक्ट चल रहा है, ठीक है। तीसरी चीज भाई डैमेजेस, अभी किसी ने कहा, ऑब्वियसली बात है आपने जो प्रॉफिट्स बनाए हैं ना मेरा प्रोडक्ट यूज करके, मेरा इन्वेंशन यूज करके, तो उन डैमेजेस को पे ऑफ कीजिए। बेसिकली जो नुकसान मेरा हुआ है और जो प्रॉफिट आपने लिए हैं उसको पे ऑफ कीजिए। ये आपके जो है रेमेडी होती है फॉर द इंफ्रिंजमेंट ऑफ पेटेंट। क्या मेरी बात समझ में आई? हाँ जी, क्लियर? यस, नो? क्लियर है? चलो अब थोड़ा डिस्कशन शुरू करते हैं ज्योग्राफिकल इंडिकेशन के ऊपर। क्या होता है ये ज्योग्राफिकल इंडिकेशन? हमने कल की क्लास में भी थोड़ा सा डिस्कस किया था, बहुत थोड़ा सा। व्हाट इज जीआई? यस, व्हाट इज जीआई, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन? हाँ जी, चलिए सुन लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। देखो, हाँ कोई बोलना चाह रहा है? यस, एक्सीलेंट एक्सीलेंट, आप सभी के आंसर्स बहुत सही हैं। देखो, सबसे पहले जीआई क्या है, एक तरह का साइन है, ठीक है। ये साइन किस चीज पे है, ये उस पर्टिकुलर गुड्स पे होगा जो कि उस पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल ओरिजिन से बिलोंग करती है। जैसे अभी हमारे पास आया बासमती राइस, दार्जिलिंग की चाय, ठीक है, बिहार के मखाने, फाइन। तो ये क्या करता है, ये बता रहा है हमको कि ये जो गुड्स आप यूज कर रहे हो इसमें पर्टिकुलर रेपुटेशन, पर्टिकुलर इसकी क्वालिटी है जो कि इस प्लेस से आने की वजह से है। ठीक, बात क्लियर है? अब इसमें बहुत सारी चीजें, जैसे कि बनारस में ब्रोकेट साड़ीज चलती हैं, है ना, ब्रोकेट की साड़ियां हो गई, फिर फुलकारी हो गई अगर आपने सुना होगा, कोल्हापुरी चप्पल हो गई, कांजीवरम साड़ीज हो गई, आगरा का पेठा हो गया, बासमती राइस हो गए, ये सारे क्या है, ये सब ज्योग्राफिकल इंडिकेशन है। अब ये हमें एक और चीज में हेल्प करते हैं, पता है, जीआई का जब टैग मिल जाता है तो आपका अपने आप टूरिज्म भी बिल्ट होता है, क्योंकि पर्टिकुलर व्यक्ति जब आता है ना आपके यहाँ तो वही यार पर्टिकुलर इस प्लेस पे चलते हैं, यहाँ की ये चीज फेमस है, या यहाँ चलते हैं यहाँ की ये चीज फेमस है, तो टू ट्राई दैट आउट, फाइन। तो जीआई क्या है, पर्टिकुलर साइन है या इंडिकेशन है जो बताता है, आइडेंटिफिकेशन देता है कि ये जो गुड्स मैन्युफैक्चर्ड है ये इस टेरिटरी में, इस रीजन में, इस लोकेलिटी में मैन्युफैक्चर की गई है, इसकी ये क्वालिटीज है। क्लियर? अब सवाल आता है मैम तो फिर डिफरेंस क्या होता है ट्रेडमार्क और ज्योग्राफिकल इंडिकेशन में? ठीक है, ये क्वेश्चन आएगा अभी आपका, पहले ही बता देती हूँ मैं। देखो, ट्रेडमार्क एक साइन है, ठीक है, किसी इंडिविजुअल ट्रेडर का या कंपनी का, जो पर्टिकुलर वो कंपनी यूज करे ताकि और चीजों से उसकी गुड्स को अलग दिखाया जाए या सर्विसेज को अलग दिखाया जाए। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन एक साइन है जो ये बताता है कि ये सर्टेन प्रोडक्ट इस रीजन से आया है, ठीक है, इस कंपनी से नहीं, इस इंडिविजुअल से नहीं, इस पर्टिकुलर रीजन से बिलोंग करता है, ठीक है। ट्रेडमार्क क्रिएटिव जीनियस से अराइज होता है, ठीक है। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन क्रिएट नहीं किया जाता, ये वहां पे एग्जिस्ट कर रही है, ये चीज हमने आइडेंटिफाई की है, बस ये वहां पे ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। ट्रेडमार्क के केस में जो सोशल रिकॉग्निशन मिलता है ना, मस्ट नॉट ऑलरेडी बी देयर बिफोर द आइडिया एंड नीड फॉर इट्स प्रोटेक्शन अराइज। भाई देखिए, मान लीजिए ट्रेडमार्क से पहले भाई कोई सोशल रिकॉग्निशन था ही नहीं उस जगह, कोई जानता ही नहीं था उस चीज को, लेकिन ज्योग्राफिकल इंडिकेशन के लिए एक सोशल रिकॉग्निशन होना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब सबको पता है भाई मखाना बिहार में है, आप मत दो जीआई, हमें तो फिर भी पता है,
है ना। तो ये सोशल रिकॉग्निशन ऑलरेडी है। अब जीआई को भी ना डिफरेंट तरीके से क्लासिफाई किया गया है। कैसे, मतलब टाइप्स होते हैं ज्योग्राफिकल इंडिकेशन के। मान लीजिए क्वालिटी न्यूट्रल, पहला क्वालिटी न्यूट्रल, सेकंड क्वालिफाइड, क्वालिफाइड, थर्ड डायरेक्ट, एंड फोर्थ इनडायरेक्ट। ठीक, अब देखते हैं क्वालिटी न्यूट्रल का मतलब क्या होता है कि कोई कनेक्शन नहीं है बिटवीन द डिस्टिंक्टिव फीचर्स ऑफ द प्रोडक्ट एंड द प्लेस ऑफ देयर ओरिजिन फॉर द क्वालिटी न्यूट्रल ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। भाई ये सिर्फ ये डिमॉन्स्ट्रेट करता है कि प्रोडक्ट इज मेड एट दिस पर्टिकुलर लोकेशन, या ये इसकी सोर्स लोकेशन है। इस प्रोडक्ट में जो क्वालिटीज हैं वो इस जगह की वजह से नहीं है, इसलिए इसको क्वालिटी न्यूट्रल कहा गया कि भाई इस प्रोडक्ट में जो ये टेस्ट है, ये वैरायटी है, वो इस जगह की वजह से नहीं है, बट ये सिर्फ इसकी लोकेशन है, इसलिए इसको क्वालिटी न्यूट्रल कहा जाता है। दूसरा क्वालिफाइड, क्वालिफाइड का मतलब क्या है? क्वालिफाइड ज्योग्राफिकल इंडिकेशन एक लिंक बनाता है बिटवीन द कैरेक्टरिस्टिक्स और द रेपुटेशन ऑफ द प्रोडक्ट एंड द नेशन, या जो एरिया। भाई प्रोडक्ट की जो भी क्वालिटीज होंगी ना और जहां से वो आ रहा है उसके बीच में एक लिंक बनाता है क्वालिफाइड ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। ठीक, फिर आता है डायरेक्ट जीआई। व्हाट इज डायरेक्ट जीआई? दार्जिलिंग की चाय इज अ डायरेक्ट जीआई। ओके, शैंपेन जो है वो पर्टिकुलरली एक फेमस जगह है शैंपेन नेम से, वहां से आती है। तो प्रोडक्ट जो जिसको जीआई टैग मिला है डायरेक्ट ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का, वो डायरेक्ट डिनोट करता है उस पर्टिकुलर प्लेस को जहां से वो बिलोंग करता है। इनडायरेक्ट जीआई क्या होता है? इनडायरेक्ट जीआई में इफ अ पब्लिक एट लार्ज बिलीव्स दैट द प्रोडक्ट्स आर आइडेंटिफाइंग अ सर्टेन ज्योग्राफिकल ओरिजिन, द इनडायरेक्ट जीआई आर टर्म्ड नॉन ज्योग्राफिकल नेम्स और सिंबल्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल फेटा, इस टर्म को देखो, ठीक है, इसका कोई भी ज्योग्राफिकल प्लेस नहीं है ग्रीस में, बट येट इट इज क्लेम्ड बाय ग्रीस टू बी एसोसिएटेड विद द रीजन एंड प्रोटेक्टेड बाय ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। ठीक है, बासमती राइस की वैरायटी है। अब इसका कोई स्पेसिफिक लोकेशन नहीं है इंडिया में, इसका कोई स्पेसिफिक लोकेशन नहीं है, बट हाँ ये जीआई इसका भी है। फाइन, तो ये होता है इनडायरेक्ट जीआई, चाहे फेटा हो गया या बासमती हो गया, ये एग्जांपल्स हैं। तो क्वालिटी न्यूट्रल क्या है कि भाई पर्टिकुलर जगह से इसकी क्वालिटी पर कोई इंपैक्ट नहीं है कि भाई ये यहाँ उग रहा है इसलिए इसमें ऐसा टेस्ट है, ऐसा फ्लेवर है, इसका ऐसी फ्रेग्रेंस है, नहीं भाई कोई कनेक्शन नहीं है। क्वालिफाइड जो है, क्वालिफाइड में कनेक्शन है भाई, क्वालिफाइड में जो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो उसकी लोकेशन है, उसमें कनेक्शन है। डायरेक्ट जीआई, भाई असम की चाय, सॉरी डायरेक्ट दार्जिलिंग की टी जो है आपकी, याद रखो, तो वो डायरेक्ट कनेक्शन है। इनडायरेक्ट कि भाई कोई कनेक्शन नहीं है, फाइन, फिर भी पर्टिकुलर आपको जीआई वहां का मिला हुआ है। क्या मेरी बात समझ में आई? यस, नो? स्टूडेंट्स whoso are there, अंशिका, इफा, सत्यकाम, हाँ जी, क्लियर हो रहा है? समझ में आया? यस, कोई जीआई को ब्रीफ करना चाहेगा? जस्ट गिव मी अ सेकंड। हाँ जी, यस, मेरी आवाज आ रही है? इफ यस तो बताइए व्हाट इज जीआई, जो अभी आपने पढ़ा, और जीआई की कैटेगरीज। यस, जीआई एंड जीआई की कैटेगरीज, भाई आंसर। स्टूडेंट्स आंसर, what are the categories of GI? भाई I'll assume that आपको समझ में नहीं आया, so ever are there? Ma'am, good evening, ma'am. Yes, Sifa. Ma'am, GI basically stands for geographical indication. It refers that particular product, things or good, whatever is that, it belongs to particular region. Or Fine. we can say it is coming from particular region. That's why it is, geographical indication product. Categories? It is not a creation. It is a natural, we can say, source.
or natural product which is coming from that. It is not creation like a patent, right? Right. In patent we create that. Fine. But it is already existed, right? It has no connection with it is from the beginning only, and we recognize it later. But likewise, the patent, it has to create later. It is not from the starting, right? Fine. Excellent. Excellent. What are the categories, dear? Yes. Categories are direct GI, direct GI like Darjeeling ka tea, right? Indirect GI, GI, it is the example of indirect GI is that some country or some state claims over the product which is disputed, kind of, we can say. And there is a qualified GI, and quality neutral GI is also there, right? What is quality neutral? Ma'am, quality neutral, it refers that it has no connection that that particular product having some quality, so it is belong to that region only. It has no connection. But in qualified, there is the connection that because of that region only it is in that structure or that quality. Okay. If I'm not wrong. Fine. And qualified? Ma'am, in qualified there is connection between that product or that invention, whatever is that, from that particular region. Okay. Fine. So, Right. I assume कि आपको यहाँ तक समझ में आया क्लास में? Yes, ma'am. चलिए, very fine. It was very nice expression. Seriously. Thank you so much, dear. Thank you so much. So we'll stop our class today with this topic. हम रश नहीं करेंगे. कल हम GI को एक्सटेंसिवली समझेंगे. GI के कुछ केसेस भी देखेंगे, पेटेंट के कुछ केसेस देखेंगे, एंड हमारा नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करेंगे. फाइन भाई, मेरा एक कॉन्सेप्ट है, थोड़ा पढ़ो, बार बार पढ़ो. फाइन. अगर आपकी हेल्थ का इशू है भाई, ध्यान रखिए, हेल्थ मेंटेन करके चलिए. आपके पास बहुत टाइम लिमिट कम है, जून एंड तक माइट बी टेंटेटिव डेट हो आपके एग्जाम की, तो यू हैव टू रश. ओके, तो थोड़ा सा हेल्थ भी ध्यान रखो एंड पढ़ाई को फोकस करो. सेम टाइम 7:30 पे कल मिलते हैं आप लोगों से. ओके, एनी क्वेरीज, एनी डाउट? Ma'am, today is my first class, so I want to know what is the timing of class. It is 7:30, dear. It is going to be regular. Bacha, there was a set of trial of 3 days. Okay, today is the second day and tomorrow is the final day. Fine, 7:30 it starts. Right now we are going with easy convenient topics, है ना. हम brief लेते हुए चल रहे हैं. Once we start, after this trial, we start our class on full pace. तो हमारा class will be going for 2.5 hours approximately. Okay, and it will be going around Monday to Saturday to be precise. After the conclusion of trials, एक बार trials का हमारे डन हो जाए, registrations done, and we'll be starting on full pace. हमारा timely जो है syllabus भी done हो जाएगा, and you will get a revision as well. Okay, so कल there's also third day trial, आप join कीजिए, and then we'll get to know. Okay? Okay, ma'am. Thank you so much. Okay, good night everyone.